प्रिय छात्रों, जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार पुनः स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से आप सामान्य हिंदी की कक्षा 12 की सारे पाठ्यक्रम की वीडियो धीरे धीरे लगभग पढ़ चुके हैं। गद्य खंड आपने पढ़ा है, काव्य खंड पढ़ा है, संस्कृत खंड भी पढ़ा है, खंड काव्य भी आपको पढ़ाया गया है। इसके साथ ही कहानी खंड में आज आप पढ़ेंगे बहादुर कहानी। इस कहानी का भी बड़ा दिलचस्प शीर्षक है। प्रस्तुत कहानी अमरकांत द्वारा प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत द्वारा लिखित एक चरित्र प्रधान कहानी है और इस कहानी में मध्यम एवं निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का बड़ा सजीव और आदर्श चित्रण किया गया है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र माना है और एक प्रकार से आत्मकथात्मक शैली में इस कहानी की रचना उन्होंने की है। आप देखेंगे कि मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर रखने का एक शौक सा बन गया है। कुछ लोग नौकर रखते हैं तो अन्य लोग भी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो वह भी नौकर रखने की कल्पना करते हैं। वो बड़ा शान शौकत में आज का समाज विश्वास रखता है। तो इसमें जो बहादुर है, जो लड़का है नौकर, उसके साथ जो कटु व्यवहार हुआ है उसका शब्द चित्र कहानीकार ने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। कहानी का जो नायक बहादुर है वो एक असहाय पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधि है। 12-13 साल का वो लड़का है, पहाड़ी बालक है जिसका पिता युद्ध में मारा गया है और बात बात पर उसकी माता भी उसकी पिटाई करती थी। पिट जाने के भय के कारण एक दिन वह किराए के लिए 2 रुपए अपनी माँ के बटुए से चुरा करके और बाहर निकल जाता है। जब वो घर से चला जाता है तो जो लेखक है, लेखक के साले को यह किसी बस स्टेशन पर मिल जाता है और बहादुर को उसके यहाँ नौकरी मिल जाती है। निर्मला के पति जो हैं उनके लिए कि यहाँ नौकरी मिल जाती है। आगे देखते हुए चलेंगे। निर्मला के जो परिवार वाले हैं पहले तो बहादुर के साथ जब नौकरी उसे दे देते हैं, वो अपनी सारी कायदे कानून निर्मला जो है वो बहादुर को बता देती है। कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ उठना बैठना है, सब कुछ बता देती है। तो शुरू शुरू में कहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा भी आ जाए लेकिन उसके प्रति लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वह भी अपनी बाल सुलभ बातों से पूरे परिवार को खूब हंसाता है। सारे सदस्यों के सारे काम, उनकी डांट फटकार सुनकर भी वो आमतौर पर खुशी खुशी से कार्य करता है। निर्मला जो गृह स्वामिनी है वो भी बहादुर के साथ बहुत अच्छा प्रेम का व्यवहार करती है। परंतु में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे उसके प्रति व्यवहार भी बदलता जाता है। और जो लेखक का पुत्र किशोर है वह बहुत ही रान शौकत में रहने वाला व्यक्ति है। वह बहादुर को बीच बीच में कभी पिटाई कर देता है, गाली भी दे देता है। कुछ समय के पश्चात तो देखते हैं कि जो बहादुर है उसके प्रति रिश्तेदारों ने भी कुछ इल्जाम लगाया है और इन सब चीज़ों से तंग आकर के जो है वह अंत में नौकरी छोड़ करके चला जाता है। तो बहादुर प्रारंभ से कहानी की घटना को इस प्रकार से आप ले सकते हैं कि व्यक्ति को जब किसी संकट से व्यक्ति गुजरता है तो उसके संकट का कारण क्या है, इन सब चीज़ों को भी व्यक्ति को देखना चाहिए। छोटा बालक था, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, पहाड़ी बालक था, बच्चों की तरह खेलने कूदने में उसका शौक था। अचानक क्या हुआ कि एक दिन वह जंगल में
घूमने गया था, जानवरों को चराने गया था, और उसने एक भैंस को बहुत मारा। जो गृहस्वामिनी थी, उसकी जो माँ जो थी, उस माँ की जो भैंस थी बहुत प्रिय थी उसे, और वो भैंस दौड़ती हुई उसके पास खेत में आई, तो समझा कि निश्चित रूप से इस लड़के ने भैंस को बहुत मारा है, और उसने जो है अपने बच्चे की भी एक डंडे से दोगुनी पिटाई कर दी, और जिससे वह बहुत ही आहत हो गया, और वो माँ के पैसे चुरा करके और वह गोरखपुर जाने वाली स्टेशन पर वहाँ पहुँच गया। वहीं प्रारंभ से बताते हैं कहानी को एक बार फिर से। तो उसमें जो गृहस्वामी के जो साले साहब हैं, उनके लिए वो लड़का मिल जाता है। वह उसको निर्मला के पास ले आते हैं, गृहस्वामिनी के पास ले आते हैं, उससे उसका परिचय कराते हैं, और निर्मला उसको सारे उपदेश दे देती है कि नौकर को कैसे रहना चाहिए, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, अधिक मोहल्ले वालों से संबंध नहीं रखना है, ऐसे अनेक उपदेश वो दे देती है। और निश्चय ही उसको वो नौकरी दे देती है, सारे कार्य कानून बता देती है, और जो है बहुत ही शान शौकत का वो अनुभव करती है। बहादुर भी बड़े प्रेम से उसके घर का सारा काम करने लगा है। जहाँ कहीं भी वो निर्मला अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी तो देखती थी कि सब जगह सबके यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं। उसके मन में भी ये भाव पैदा हुआ कि वो कोई नौकर उसको मिल जाए। संयोग से वो नौकर मिल भी गया है। नेपाली लड़का था, बिहार की सीमा पर था, युद्ध में उसका पिता मारा गया था। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी, बड़ी गुस्सैल प्रकृति की थी, और उससे आहत होकर के वह घर से भाग गया था। कुछ समय के पश्चात जब वो काम करने लगा निर्मला के यहाँ, निर्मला बहुत खुश थी और मोहल्ले वालों को भी जताती थी कि जो है वो हमारे यहाँ नौकर जो है वह नौकरों की तरह नहीं रखे जाते हैं, और मोहल्ले वालों को सुना करके कहती है कि बहादुर आओ, नाश्ता क्यों नहीं कर लेते हो, मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि नौकर को नौकर की तरह रखती हूँ, हमारे यहाँ तो वो बच्चे की तरह रहता है। ऐसा वो मोहल्ले में अपना एक माहौल बनाती है, बहुत ही गौरव का अनुभव करती है। इस तरीके से नौकर चाकर को बहुत प्यार मिलने लगा। मोहल्ले वालों को भी अपनी खूब प्रशंसा अपने पति की करती है कि वो जो है पढ़ लिख जाएगा, उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने कुछ व्यवहारिक उपदेश भी उसको दे डाले थे, खूब सिखा पढ़ा दिया था, और कह कर के वह अपना नौकर का प्रचार प्रसार, उसके प्रति सहानुभूति, उसके प्रति उदारता, ऐसे अनेक शब्दों को वह लोगों को बताती है। बहादुर भी बड़े हंसमुख और मेहनती निकला। उसने घर के सारे काम बड़ा उत्साहपूर्वक वो करता था। प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर जैसा अनुभव होता है, वैसे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के उसके पास आकर के उससे मनोविनोद करते थे। तुमने शेर देखा है, पहाड़ी गानों की फरमाइशें उस लोग करते थे, और घर के लोग भी उसी प्रकार छेड़खानियाँ उससे करते थे, खूब हंसाते थे, उसे खूब खिलाते थे। निर्मला भी खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, दूसरी औरतों की तरह मैं नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तुलती भूनती रहती हूँ, ये तो बच्चे की तरह मैं उसको रखती हूँ। और उसने साफ कह दिया, उन्होंने साफ कह दिया है कि 100-150 रुपये महीनवारी चाहे इस पर खर्च हो जाए, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा करके धीरे धीरे वो सारे काम घर के संभालने लगा, और उठ करके जब देखते हैं कि वो घर के सारे काम भी संभालता था और निर्मला का बहुत ध्यान रखता था। कभी सुबह सुबह उठ करके नीम से दतून तोड़ लाना, पेड़ पर दौड़ के चढ़ जाता था, निर्मला को भय भी लगता था कहीं ये गिर न जाए। इस प्रकार निरंतर वह जो है उसके सारे काम बड़े मन से करता था। निर्मला बहुत प्रसन्न भी थी। उन दिनों उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो दवाई का डिब्बा ला करके उसको दे देता था, माताजी मेहनत मत करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। ऐसी अनेक अच्छी बातें, अच्छी आदतें उसकी लगती थी, और वह बहादुर से बहुत प्रसन्न भी थी। आगे आइए चलते हैं और आगे समझें इसको। आप लोग जिस समय वीडियो को देख रहे होते हैं तो वीडियो को रोक करके भी इस पेज को समझ सकते हैं, पेजों को,
और साथ ही साथ उसमें जैसा मैं बताता चलता हूँ उससे मैच करते हुए इस पूरे भाव को समझते हुए चलें, सारांश को समझते हुए चलें। और अगर आप आप अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। अंत तक पूरा वीडियो देखें, आगे देखें। और जिस समय गृह स्वामी जो है शाम को घर आता था तो बहादुर सारी छोटी छोटी रिपोर्ट वह गृह स्वामी को बताता था कि जो है बाबूजी बहन का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा देखने गया था। ऐसे छोटे छोटे संवाद हैं, कथन हैं। एक कथन भी सारांश के साथ आप डालते हुए चलें कि बाबूजी बहन का एक सहेली आया था, ऐसे करके एक कथन है। बाबूजी बहन का एक सहेली आया था, भैया सिनेमा देखने गया था। ऐसे छोटे छोटे जो कथन हैं, एक कथन भी जैसे कहानी जहाँ पर पहुँचती है तो उससे संबंधित कथन भी लिखने का प्रयत्न करें। और जब कोई उसकी ओर देखता तो उससे झुका करके खड़ा हो जाता था, मुस्कराता था, मामूली घटना की रिपोर्ट भी देता था गृह स्वामी के लिए, और हंस देता था जैसे मैंने कोई बहुत मज़ेदार बात कर दी हो, कोई गोया बात कर दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल मीठी थी, जैसे फूलों से पंखुड़ियाँ झड़ती हैं। बातचीत करता रहता था, पर ऐसी अच्छा रहते हुए भी जानबूझकर बहुत कभी कभी गंभीर हो जाता, दूसरी ओर देखने लगता था। और निर्मला भी कभी कभी जब उसके मन को टटोलती है तो कहती है कि निर्मला कि तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती है? तो कहता है नहीं। क्यों नहीं आती है? तो वो कहता है वो मारता क्यों था? इतना कहकर भी खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात है। फिर निर्मला पूछती है कि अगर वो मारती भी थी तो तुम अपने पैसे, तनख्वाह के पैसे माँ को भेजने के क्यों कहते हो? तो कहता है माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और वह हंसता था। ये क्या है? ये सब कथन है, ये सब लेखनीय कथन है। तो इन कथनों को जो है बहुत ध्यान से आप लोग जरूर डालें। कथन प्राण है कहानी का। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी, वह उसी पर एक चादर भी अपने घर से ले आया था, उसी पर वो सोता था। और शाम को जब सब कार्यों से निपट जाता था तो वो एक टूटी हुई बसहट पर, बांस की चारपाई पर लेट जाता था, बिस्तर बिछाता था, बिस्तरे पर बैठता था, अपनी जेब से गोल टोपी लगा करके लगा लेता था, शीशे में मुंह को टेढ़ा करके खूब देखता था, हंसता था और बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। उसकी सारी जो चीज़ें थी वह बसट पर, उस चारपाई पर सज जाती थी। कि स्वाभाविक है, बच्चों में संचय की प्रवृत्ति होती है, नई नई चीज़ों को इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति होती है। पुराने ताश की गड्डियाँ, खूबसूरत पत्थर, टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें, सब कुछ वह अपने पास रखता था और शाम को उनको सजाता था। और धीरे धीरे किसी मीठे स्वर में वो गीत भी गाता था, लोग समझ नहीं पाते थे, और कभी कभी इसी तरीके से वो उदास भी हो जाता था। सभी के दिन मज़े से बीतने लगे थे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था, बरसता था, और वो गृह स्वामिनी और सारा परिवार अपने को बहुत ऊंचा महसूस करता था। परिवार और संबंधियों के बड़प्पन, शान शौकत पर वो बड़ा गर्व की अनुभूति करते थे। लोगों को पहले से वो, उनकी मानसिकता बदल गई। वो पहले से लोगों को तुच्छ समझने लगे थे, सीधे मुंह लोगों से बात नहीं करते थे, कि उन्हें ये गर्व था कि मैं नौकर रखता हूँ। दूसरे के बच्चों को बहुत मामूली शरारत पर वो डांट भी देते थे। पड़ोसियों को सुना चुके थे, जिसका पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के स्वांग की तरह मैं उसे रखता हूँ। निर्मला तो सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे चुकी थी कि हमारी तो आधी तनख्वाह जो है वो नौकर पर खर्च हो रही है, रुपया पैसा कमाया इसीलिए जाता है, दुनिया के किसी कोने में नौकर जाऊंगा तो लेकर के आऊँगा। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। पूरा घर साफ सुथरा रहता था, कपड़े चमाचम रहते थे। निर्मला की तबीयत भी सुधर गई थी। मामूली सी बात पर काम करना होता तो हर एक व्यक्ति बहादुर को ही आवाज़ देता था, सब बड़े आलसी हो रहे थे।
बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई है उठाना, इसी तरह फरमाइशें लोग करते रहते थे। बहादुर भी एक छोटे बच्चे में बहुत क्षिप्रता होती, तेजी होती है, वह भी जो है सारे काम को दौड़ दौड़ कर करता था। सब सो जाते थे और वो बाद में सोता था और सबसे पहले उठ जाता था। बहादुर ने इस प्रकार अपने कार्य से सबका मन जीत लिया था। गृहस्वामी कह रहा है मेरा जो लड़का किशोर है बड़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। उसने बहादुर को कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस की। सभी काम बहादुर को उसने सौंप दिए। सवेरे उठते ही जूतों पर पॉलिश करना, कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई, रोज उसके कपड़ों की धुलाई इस्त्री करना, रात में सोते समय बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता, मुक्का लगवाता, ऐसे तमाम वो कार्य उनसे लेता था। जब कोई गर्जन किशोर से हो जाती थी बहादुर से, तो उस पर वो गर्जन तर्जन भी करने लगता, बुरी बुरी गालियां देने लगता था, उस पर हाथ भी छोड़ देता था। ये व्यवहार कटु व्यवहार था उसके प्रति। पर बहादुर कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप, वो कुछ कहता नहीं और चेतावनी भी देता था, देख किशोर, मेरा सारा काम पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। कथन कहता है किशोर कि मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। इस प्रकार से जो कथन है वह हम लोग बीच बीच में काले पेन से उनको डालते हुए चले। और डांटता है उसके लिए, कामजोर करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है, ऐसे करके तमाम झिड़कियां भी वो किशोर बहादुर को दे देता था। रोज कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को बहुत मना भी किया, वह नहीं माना तो सोचकर छोड़ दिया, थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। और इस प्रकार बहादुर भी बदमाशी करता होगा, ऐसा उसके मन में आया है। एक दिन किशोर ने डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए कहा, निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी हुई हाँ हाँ करती रही, लेकिन ठीक प्रकार से उसने उसे नहीं बचाया। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा, गालियां दी, तो उसका काम करने से उसने बहादुर ने मना कर दिया था। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैं उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों ला करके खड़ा किया। अर्थात उसने कह दिया था सुअर का बच्चा। उसने बहादुर से, किशोर ने कह दिया था सुअर का बच्चा, और उसने इस तरीके से बताया कि इसने मेरे से सुअर का बच्चा कहा, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक बात मेरे पिता पर पड़ती थी, मेरे बाप पर पड़ती थी। सभी के अंदर कोई न कोई सोया हुआ स्वाभिमान होता है, वो कभी जाग जाता है। और उसे समझाया बहादुर को, आते ठीक नहीं है, तुम ठीक से काम करो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा कह कर के बहादुर को समझा दिया। और बहादुर भी जो था वह इन सब चीज़ों को लेकर के उसने मन से वो गुस्सा निकाल दिया, उसे समझाया और वह मान गया। फिर चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी प्रसन्न भी हो जाता था, बच्चा था, बहुत जल्दी भूल जाता था। रात में सोते समय अपनी टोपी पहनकर देर तक वो गाता रहा। कुछ दिनों बाद एक गड़बड़ी और शुरू हो गई। समाज के लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर किसी के घर में अच्छी व्यवस्था चल रही है तो निश्चित रूप से अपना कोई न कोई मंथरा वाला रोल अदा कर देते हैं। निर्मला बहुत अच्छी अच्छी पतली रोटियां सेंकती थी, अपने नौकर को भी वो बना देती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसके अंदर नस्तर चुभाया और कह दिया कि बहादुर से कहिए कि अपनी रोटियां खुद बनाए, अपनी रोटी नौकरों की आदतें खराब हो जाती हैं। ऐसा करके उसने वो विष बीज जो था वो निर्मला के मन में बो दिया। ये बात निर्मला को बहुत जच गई और ऐसा ही उसने प्रयोग किया। वो अपनी रोटियां सेंकने लगी और बहादुर की रोटियां एक दिन उसने नहीं सेंकी। बहादुर से कहा कि तुम अपनी रोटियां खुद बनाओ, चुपचाप अपनी रोटियां बना। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेंक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है, नौकर चाकर तो अपना बनाते खाते ही रहते हैं। इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, उसके साथ भेद क्यों किया? बाहर इसके पेट में तो दाढ़ी है, अर्थात उसने रोटियां नहीं बनाई, वो तैयारी नहीं वो बनाने के लिए। और निर्मला ने कहा कि वो गुस्से में आकर के कहने लगी कि इसीलिए तेरी माँ तुझे मारती होगी। और उसने भी बहादुर के 2-3 थप्पड़ जड़ दिए।
उसकी उपेक्षा लगातार होने लगी। मैं नहीं रोटियां बनाऊंगा ऐसा कहते हुए वो भूखा ही सो गया। अगले दिन जो है उसने अंगीठी पर रोटियां बनाई और रात की रखी हुई जो सब्जी थी उसी से उन रोटियों को खा लिया। सुबह रोटियां सेकी बनाई, मोटी भद्दी रोटियों को देखकर वो खिलखिलाने लगा। उसने रखी हुई सब्जी से ही खाना को खा लिया। बहादुर से कोई गलती हो तो वह उस पर हाथ चलाने लगी थी। उसको मारने वाले घर में उसकी माँ हो गई थी और साथ ही साथ में उसका लड़का किशोर हो गया था। बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देने लगा था। मैंने बहादुर की माँ के पास एक चिट्ठी लिखी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और उसकी तनख्वाह के पैसे मेरे पास जमा हैं और उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। बहादुर से मैंने कह दिया था कि तुम्हारा पैसा जमा है, जब भी आप घर जाएंगे तो आपकी सारी जो राशि है तनख्वाह की वो दे दी जाएगी। अब बहादुर चूंकि भयाक्रांत हो गया था, भय से उससे अधिक गलतियां होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। किसी को सुधारना है, किसी से काम लेना है तो प्यार और स्नेह के साथ ही उससे अच्छा काम लिया जा सकता है, डराकर धमका करके नहीं। ये भी एक संदेश इस कहानी के अंदर छिपा है। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वो बीवी बच्चों के साथ आए हुए थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए होंगे तो उन्होंने सोचा कि चलो चलते हुए इनसे भी मिलते हुए चलें। उनके नाश्ते के लिए व्यवस्था की गई। मछली, देहरादूनी चावल लाया गया। सबने नाश्ता किया। नाश्ता पानी के बाद फिर बातों की जलेबियां छनने लगी। अचानक उस रिश्तेदार की जो पत्नी थी वह चारपाई के नीचे देखने लगी, फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई के अंदर झांका, इधर उधर कमरे के अंदर गई और कुछ कागजों को उठा करके देखने लगी, ऐसे बनावटी रूप में। पूछा क्या बात है? तो उसने कहा कि रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्त मुस्कुराकर मजबूरी में सिराते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये खूंट से निकाल कर इसी चारपाई पर रख दिए थे पर वो अब मिल नहीं रहे। ऐसा करके उसने ये नाटक किया। आपको ठीक याद है ना? मैंने पूछा। हाँ, खूब अच्छी तरह से याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए। खूंट खोला ही था, फिर भी रुपए चारपाई पर रख दिए। सोचा था 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो मिठाई लेती आती। इस प्रकार का बहाना जो है उसने गृह स्वामिनी से किया। अंत में धीमे स्वर में उसने कहा, जरा पूछिए ना, वो इधर आया था बहादुर, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। अरे कहीं वो ऐसा नहीं है। मैंने कहा अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो उसने अंग्रेजी में डायलॉग कहा, यू डू नॉट नो, दीज पीपल्स आर एक्सपर्ट्स इन दिस आर्ट। ऐसे करके उसने, जो रिश्तेदार थी, उसने गृह स्वामिनी को समझा दिया कि यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो, दीज पीपल्स आर एक्सपर्ट्स इन दिस आर्ट। रिश्तेदार ने ऐसे कहकर के निर्मला को बिल्कुल ही अवाक कर दिया। बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वो सिर झुकाकर के आटा गूंथ रहा था। उसका चेहरा पर संतुष्टि और प्रफुल्लता थी, क्योंकि वो साफ था, उसने पैसे नहीं लिए थे। उसने ऐसा काम नहीं किया था। जब 2-4 आने इधर उधर वो पड़े देखता था, वो भी निर्मला के हाथ पे रख देता था। ईमानदारी से ही सदैव पेश आया। ना मालूम अचानक उसे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, जी बाबूजी इधर आओ। वो आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से पैसे उठाए? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय से उत्तर दिया। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब कथन है। इन कथनों को, इन संवादों को कहानी के सारांश में अवश्य डालें। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े थे, रिश्तेदार की पत्नी कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो। और वो चुपचाप जाकर के उसको पूछती थी, समझाती थी। लेकिन बहादुर ने जब पैसे नहीं लिए थे तो उसने किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं मानी और उसे धमकी भी दी गई कि मैं तो पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। वो चिल्ला पड़ा, नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं क्या हो गया, सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। यानी लगातार उसकी पिटाई सब लोग करने लगे। आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वो बता देगा, लेकिन उसने जब वो कार्य नहीं किया था चोरी का तो उसने नहीं बताया। रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ, इतना कहकर के बहादुर को वो घसीटने लगा। दरवाजे की ओर घसीट कर ले गया और धीरे से बोला,
तुम मुझे बता दो, मैं कुछ कहूँगा नहीं, बल्कि इनाम में तुम्हें 2 रुपये दे दूंगा। बहादुर भी समझ गया था और बहादुर ने इनकार कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे उससे वो पूछताछ भी करते थे और उसको पटाने और बात को निकालने की कहते थे। अंत में उसने कहा कि अरे ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी बाड़ी में छिपा करके रखाया होगा, कहीं ज़मीन में गाड़ आया होगा। ऐसे करके सबों को मैंने खूब जानता हूँ, बंदर भालू से कम नहीं होते हैं। चलिए, इतना नुकसान मेरे भाग्य में लिखा था। निर्मला ने भी बाद में उसको बड़ा डराया धमकाया, 2-4 तमाचे भी जड़ दिए, पर वो कहीं वो नहीं करता रहा। इसके बाद बहादुर की डांट फटकार होने लगी, मार खाने लगा। कुत्ते की तरह वो हर समय दुधराया जाता था। किशोर भी उसकी जान के पीछे जैसे पड़ गया था। वो उदास रहने लगा, कार्य में लापरवाही होने लगी। धीरे धीरे बहादुर का दिल भी खट्टा पड़ने जा रहा था। एक दिन दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आगे में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी, गंदा आंगन पड़ा हुआ था। आगे हो गया। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों भाग गया? सबके मन पर उदासी थी। बहादुर भाग गया, पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिल बट्टा लेकर के बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से टूटकर गिर गई। जैसे ही सिल हाथ से टूटकर गिर गई तो बहादुर को एक बार फिर लगा कि अब हमारी फिर पिटाई होगी। वो डर गया था, शायद इसी डर से वो भाग गया, लोग मारेंगे। पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। कुछ ले गया। ऐसा करके संवाद जो है गृह स्वामिनी और स्वामी में आपस में हो रहे हैं, पति पत्नी में। यही अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वो कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरीके से पहना उड़ा करके भेजती, हाथ में उसके तनख्वाह के पैसे रख देती, कुछ 2-4 रुपए और बढ़ा करके देती। अब वो इस प्रकार का एक पश्चाताप कर रही है अपने उन दुष्कृत्यों पर। और भी 11 रुपए, अरे वो सब झूठ है। निर्मला ने स्वयं अपने पति को समझाया कि ये सब झूठ है। मैं पहले ही जानती थी कि लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती को छिपाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपंच बहाने रचते हैं। क्या मैं उनको जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी गलती से घर छोड़ आते हैं। मेरे कॉलेज में तो मैंने कुछ किशोर को भी इसमें बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहंशार मारा है, बहादुर ढूंढने से नहीं मिल रहा है। सबको बहुत दुखी हैं सब। किशोर भी बहुत पश्चाताप करता है। अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता, कभी जाने नहीं देता, उससे माफ़ी में मांग लेता। अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार करके सभी के मन में पश्चाताप है। निर्मला आंखों पर आंचल रख कर के रो रही है। मुझे बहुत क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था। भीतर भीतर कलेजा जैसे बैठा जा रहा हो। मैं भी चारपाई पर बैठ गया। मुझे अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद बहादुर घर से भागकर नहीं जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। ऊपर स्टूल पर बिस्तर रखा था, अरगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे, स्टूल के नीचे वो भूरे भूरे उसके जूते थे। मेरे साले साहब के लड़के का वो जूता था। मैं अरगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, वही पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, ये सब उसके उस जेब में रखे हुए थे। वो कुछ लेकर के नहीं गया था। तो कहानीकार ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मध्यम और निम्न वर्ग के पारस्परिक संबंधों का भी चित्र खींचा है। इसमें यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि आजकल का जो समाज है, मध्यम वर्ग का समाज है, वो झूठी शान शौकत में विश्वास करता है। इस तथ्य को भी उभारने का प्रयत्न किया है। सब उद्देश्य हैं इस कहानी के। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो मध्यम और निम्न वर्ग के बीच जो एक खाई है, उस खाई को मानवता के द्वारा उस खाई को पाटा जा सकता है। इस प्रकार ये पूरी कहानी बहुत सारगर्भित कहानी है।
इससे निम्न और मध्यम वर्ग के व्यवहार का चित्रण किया गया है। पहले संबंध अच्छे होते हैं, बाद में लोगों का दूसरों के प्रति कैसे व्यवहार बदल जाता है, इस प्रकार का ये इसमें चित्र खींचा है। दूसरी चीज़, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी एक दूसरे की देखा दुनी नौकर रखने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार की झूठी शान शौकत दिखावा में समाज विश्वास करता है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया गया है। यही इस कहानी का उद्देश्य भी है। आपको पूरी कहानी का PDF, सारांश का PDF, उसके साथ में उसका उद्देश्य का PDF आपको भेज दिया जाएगा। जो भी छात्र व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें। पूरी कहानी को अंत तक पढ़ें, रोक रोक कर कहानी को देख करके समझकर भाव को समझने का प्रयत्न करें। पूरी कहानी इसलिए आपको भेजी जा रही है कि ताकि आप अपने आप भी पढ़ करके उसको ठीक से हृदयंगम कर सकें। अर्धवार्षिक परीक्षा अभी आपकी आने वाली है। इन कहानियों के सारांश, इनके उद्देश्य ये आपको लिखने को आएंगे। अंत तक पूरी कहानी को पढ़ते हुए चलें, समझते हुए चलें। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।